हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका एंड आपकी केमिस्ट्री की क्लास है। नया चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इसमें आती है सारी की सारी केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने चैप्टर 1 में पढ़ ली है। इस क्लास में और इस चैप्टर में हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले भी बताया था मैंने आपको। तो ये है आपका आज का चैप्टर एंड आई होप आपने कल का चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा, एमसीक्यूज़ वगैरह कर लिए होंगे रिवाइज, क्योंकि वो चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैटर की बात करेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तो सॉलिड, लिक्विड, गैस आता है, लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। नाम से कुछ पता चल रहा है। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई है, मतलब सेम काइंड ऑफ पार्टिकल या सेम काइंड ऑफ मैटर से वो मिलकर बने हैं। मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें मिक्स हुई हो सकती हैं या एक जैसी भी हो सकती हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की बात करें तो ये सबसे छोटे सब्सटेंसेस आप कह सकते हो, जिनको और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। यहाँ पे जो मेटेलॉइड का सेक्शन है ये पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में। मेटल और नॉन मेटल तो आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, तो वहाँ आपको पता होगा कि मेटल किनको बोला जाता है, नॉन मेटल किनको बोला जाता है। मेटेलॉइड से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फॉलोइंग 4 ऑप्शन में बताओ मेटेलॉइड कौन है कौन नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और भी हैं जिनको हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो प्योर सब्सटेंसेस की बात हो गई कि एलिमेंट और कंपाउंड में उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। एलिमेंट्स में आपके मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड आएंगे। वहीं अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं तो ये एलिमेंट के मिक्सचर से बने होंगे, जैसे कि H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ना। तो कंपाउंड की क्या होती है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी। जैसे H2O में देखें तो कॉम्पोजिशन हमेशा 2 पार्ट्स हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन का ही रहेगा। इनको ब्रोक डाउन किया जा सकता है इजीली। देख सकते हो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ दो, अलग अलग कर दो, टूट गई है, तो इजीली ब्रोक डाउन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखे हैं, देखो, वाटर, मीथेन, CH4, शुगर का फार्मूला, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं C6H12O6, सॉल्ट NaCl। तो ये सारे क्या हैं, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को तोड़ा नहीं जा सकता है, वो सिंगल होते हैं, और कंपाउंड जो है एलिमेंट का ही मिक्सचर है, दैट्स वाई इनको तोड़ा जा सकता है और छोटे पार्ट्स में। फिर बात करेंगे मिक्सचर की, जिनकी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती है। प्योर सब्सटेंसेस में कंपाउंड्स की फिक्स्ड कंपोजिशन हमने पढ़ी, इनकी कैसी होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। मिक्सचर की अगर हम बात करें, इसमें आएंगी दो कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हिटेरियोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हिटेरियोजेनियस मिक्सचर दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। होमो मीन्स सेम, हिटेरियो मीन्स डिफरेंट। होमो का मतलब है सेम, तो यहाँ पे क्या रहता है, सेम तरह के ही सब्सटेंसेस मिक्स होंगे। जैसे यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है थ्रू आउट दी रिएक्शन, आप कह लो। एक बार अगर वो घुल गया तो वो वैसा ही रहेगा, कोई और चेंज नहीं आएगा, कुछ सेटल डाउन नहीं होगा वहाँ पे कि अलग अलग लेयर बन गई, वैसा कुछ नहीं होगा, यूनिफॉर्म रहेगी कंपोजिशन। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, शुगर और वाटर का मिक्सचर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल। ये सारे क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। हिटेरोजेनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा आयरन फिलिंग एंड सल्फर का मिक्सचर, शुगर एंड सैंड का मिक्सचर, सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर, आयोडाइज सॉल्ट, वुड, ब्लड, वाटर इन ऑयल एट्सेट्रा। एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम और पढ़ेंगे अभी। तो ये तो बेसिक सा आइडिया रहा जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड ये वाला पोर्शन हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें मेनली मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड और कुछ कंपाउंड्स ही आएंगे, जो सेपरेट चैप्टर है अगेन आपका आगे, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल, हर चीज़। तो ये चैप्टर मेनली मिक्सचर्स के ऊपर है। तो सबसे पहले तो मिक्सचर्स को ही जान लेते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड आपका हिटेरियोजेनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस मिक्सचर में हमने अभी पढ़ा यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है थ्रू आउट, और हिटेरोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी। बाउंड्रीज की बात करें तो एक बार अगर वो मिक्स हो गया, जैसे मान लो पानी और चीनी आपने मिक्स कर दी है, तो वो घुल के एक जैसा ही दिखता है ना पूरा, ऐसा तो नहीं है कि शुगर अलग सी दिख रही है, पानी अलग सा दिख रहा है। कंप्लीट मिक्सिंग के बाद वो यूनिफॉर्म हो जाता है सब कुछ, तो यहाँ पे कोई बाउंड्री आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन हिटेरोजेनस मिक्सचर में बाउंड्रीज नज़र आती हैं। जैसे अगर आप ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर दो, थोड़ी देर तो आप हिलाते रहो, तब तक तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा कि मिक्स हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप रुकोगे ऑयल की अलग सी लेयर ऊपर आपको दिखेगी, तो एक बाउंड्री वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे सेपरेट बाउंड्रीज आर प्रेजेंट लिखा गया है। विजिबिलिटी की बात करें तो पार्टिकल्स नॉट विजिबल विद नेकेड आई। शुगर और वाटर का ही मिक्सचर इमेजिन कर लो, आपने पूरी तरह पानी और चीनी को मिक्स कर लिया है, क्या वहाँ पे फिर चीनी के पार्टिकल आपको दिख जाते हैं? जब आपने कंप्लीट मिक्सिंग कर ली आपको कुछ नहीं दिखेगा, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं दिखेगा वहाँ पे अलग से। लेकिन हिटेरोजीनस में दिखता है। ऑयल और वाटर का एग्जांपल ले लो, ऑयल के पार्टिकल अलग दिख रहे हैं, पानी अलग दिख रहा है। सैंड और वाटर का एग्जांपल ले लो, जिसमें सैंड के पार्टिकल अलग दिखेंगे आपको, वाटर अलग दिखेगा। फेजेस की बात करें, होमोजीनियस में एक ही फेज होता है। जैसे शुगर और उसको मिक्स किया आपने, बाद में वो पानी की तरह लिक्विड ही बना ना सारा का सारा, ऐसा तो नहीं है कुछ सॉलिड पार्टिकल रह गए उसमें, तो एक ही फेज रहेगा, या तो लिक्विड ही रहेगा, या तो सॉलिड ही रहेगा, या तो गैशियस ही रहेगा। एक ही फेज में काम होगा सारा। लेकिन हिटेरोजेनस में मोर देन वन फेज हो सकता है, जैसे कि सैंड और वाटर का ही एग्जांपल ले लो। सैंड पार्टिकल कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं नेचर में, ठीक है, जो मतलब मिट्टी के कण मेनली, वैसे तो घुल भी जाती है मिट्टी, ऐसा नहीं है, पर प्रॉपर नहीं घुलती है ना, वो अलग हो जाती है। तो सैंड के पार्टिकल आपको विजिबल होंगे, पानी में होते हैं ना विजिबल, और इसकी वजह से क्या पता चल रहा है हमें कि एक फेज से ज़्यादा फेज वहाँ हो सकते हैं, मतलब कुछ हमें सॉलिड भी दिखाई दे रहा है, कुछ हमें लिक्विड भी दिखाई दे रहा है। तो मोर देन वन फेज कैन एग्जिस्ट इन हेटेरोजेनस मिक्सचर। डिफरेंस क्लियर हुआ? यस और नो बता दीजिए। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। दो ही बच्चों को हुए, चलो सबको हो रहे हैं क्लियर, है ना, अच्छी बात है। अब देखो हिटेरोजीनियस मिक्सचर का, सॉरी होमोजीनियस का देखते हैं पहले। तो पहला एग्जाम्पल तो यही आ जाएगा, शुगर प्लस आपका वाटर। दूसरा सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर। तीसरा एलॉयज, एलॉयज आर ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। पता है ना एलॉयज क्या होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे अभी। तो एलॉय भी क्या आ जाएगा आपका, होमोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। इसमें एयर, हवा, ठीक है, एयर भी डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, O2, N2, CO2 और भी सो ऑन, बहुत सारी गैसेस हैं। अब इसको होमोजीनियस मिक्सचर क्यों बोला? क्योंकि सेम काइंड ऑफ चीज़ें हैं ना, सारी गैसेस ही हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ और आ गया है इसमें, ठीक है। एयर भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, और क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसमें होती है कन्फ्यूज़न, बताऊंगी अभी क्या कन्फ्यूज़न हो सकती है। एयर के बाद नेचुरल गैस, नेचुरल गैस ये भी क्या है, मिक्सचर है आपका, किसका, कौन सा मिक्सचर है ये, होमोजीनियस। और ये मिक्सचर किस किस चीज़ का है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किस किस से मिलकर बनी होती है नेचुरल गैस? तो मेन कंपाउंड इसमें रहता है मीथेन, ठीक है, प्लस ब्यूटेन भी हो सकता है, फिर प्रोपेन, इस तरीके से और भी होती हैं, पर मेजर जो है वो मीथेन रहता है इसमें, मेजर कंपाउंड। नेचुरल गैस के बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन याद रखना, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद पेट्रोल, अगेन होमोजीनियस मिक्सचर है। केरोसिन ऑयल, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। एक बार फिर से पढ़ लो, शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, एलॉयज, एयर, नेचुरल गैस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हेटेरोजेनस मिक्सचर की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर, मडी वाटर कह लो, मडी वाटर, ऑयल वाटर हो गया, सैंड एंड वाटर हो गया। इसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट जो आप घर में खाते हैं नमक,
सफ़ेद नमक, आयोडाइज सॉल्ट होता है ना, वो भी अगेन मिक्सचर है, उसमें आयोडीन भी होगी, उसमें पोटाशियम आयोडाइड भी होता है, मतलब मिक्सचर रहता है वो भी मेनली, सिर्फ उसमें आयोडाइड मतलब खाली सॉल्ट नहीं होता है वो, उसमें और भी चीज़ें मिक्स की गई होती हैं। फिर गन पाउडर, गन पाउडर ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ये किस किस चीज़ का मिक्सचर है? इसमें रहता है सल्फर, इसमें रहता है चारकोल, इसमें रहता है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें स्मोक, इम्पॉर्टेंट है, स्मोक भी पूछा जा सकता है। स्मोक इज़ ऑल्सो हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसमें क्या रहता है? कार्बन कंपाउंड्स और एयर, ठीक है। अगेन एयर प्लस डस्ट पार्टिकल, ये आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आ जाएगा। खाली एयर लिखा हो तब तो आप होमोजेनियस मिक्सचर आंसर करोगे, लेकिन एयर में अगर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाता है। जैसे कि पानी में अगर डस्ट प्रेजेंट है, सैंड प्रेजेंट है, तो वो भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर है ना। खाली पानी की बात करें तो उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कंसिडर कर सकते हैं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर क्या, एयर प्लस डस्ट पार्टिकल अगर एग्जाम में आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो ये एग्जाम्पल हैं आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर के, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर सारे? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इनके बीच का डिफरेंस सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, साइज, शेप, ये सब चेंज होगा मतलब मेनली, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होगी। केमिकल में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जैसे मान लो आप में भी फिजिकल चेंज हो रहा है, आपकी फिजिकल चेंज क्या हो गई? ग्रोथ। पढ़ा है ना आपने साइकोलॉजी में, ग्रोथ में आपका हाइट वेट बढ़ रहा है। अब हाइट बढ़ने से आप कोई और पर्सन तो नहीं बन रहे हो ना, वैसा ही सेम केस यहाँ पे है केमिस्ट्री में, कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा, क्योंकि उसकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो जाएगी। फिजिकल चेंज होते हैं टेम्परेरी चेंज, इनको रिवर्स किया जा सकता है, और वहीं केमिकल चेंज होते हैं परमानेंट चेंज, ये इरिवर्सिबल होते हैं। बहुत ही बेसिक से डिफरेंस है ना, इजीली याद हो रहे होंगे आपको, समझने में भी आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि ईजी है। इंपॉर्टेंट क्या है अब इनके एग्जाम्पल। तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, या वाटर का आइस में कन्वर्ट होना। क्या कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है यहाँ पे? क्या कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है? बिल्कुल नहीं। आइस का फॉर्मूला भी H2O, वाटर का फॉर्मूला भी H2O, बस स्टेट चेंज कर रहे हैं। और स्टेट का चेंज होना क्या है? फिजिकल चेंज है ना, एक सॉलिड एक लिक्विड। वेपर भी लिख देते हैं यहाँ पे, एक ही बात होती, क्योंकि उसका फॉर्मूला भी आपका H2O ही आना है। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हम ले सकते हैं यहाँ पे, नमक, सॉल्ट, NaCl प्लस H2O, इनका मिक्सचर कर सकते हो ना, मिक्स कर लो, नमक वाला पानी बन जाएगा। लेकिन आप नमक को सेपरेट भी कर सकते हो बाद में, डिफरेंट टेक्निक्स रहती हैं। इवेपोरेशन से आप उसको अलग कर सकते हो, आप उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग कर सकते हो, मतलब रिवर्स किया जा सकता है। और अगर रिवर्स हो गया रिएक्शन, इट मीन्स ये फिजिकल चेंज है। NaCl and H2O मतलब नमक वाला पानी, ये भी एक फिजिकल चेंज हो गया। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने याद रखना है वो है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मोमबत्ती का जो वैक्स होता है, वैक्स कैंडल मेनली, तो उसका जो वैक्स है वो मेल्ट होता है, दोबारा से इकट्ठा हो जाता है, मेल्ट होता है, दोबारा से इकट्ठा हो जाता है। अगेन आप नई कैंडल बना सकते हो अगर आप कलेक्ट कर रहे हो उसको, है ना। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, अब ये कैसे फिजिकल चेंज हुआ? इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपके घरों में लाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब मेनली, उसको ऑन कर दोगे तो वो ग्लो कर जाएगा, केमिकल रिएक्शन ही है, सॉरी फिजिकल चेंज ही हुआ ना वो। और उसको बंद करोगे तो वो बंद हो जाएगा। आप उसको रिवर्स कर रहे हो, आप उसको ऑन कर रहे हो, आप फिर से उसको बंद कर दे रहे हो, तो ये चीज़ आप रिपीट कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। ग्लो हो रहा है, फिर से उसको बंद कर सकते हो, तो ये भी एक फिजिकल चेंज हो गया। इसके बाद जो एक और एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें, सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन में भी जो कैम्फर है आपका, कपूर, नेप्थलीन बॉल्स, ठीक है, नेप्थलीन जो रहते हैं, इनको आप कलेक्ट कर सकते हो। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, वैसे हम करते भी नहीं है ना। कैम्फर अगर कपूर को आप खुला रखोगे वो गायब हो जाता है, लेकिन अगर उसके ऊपर आप एक कोई प्लेट रख दोगे तो वो जो वेपर्स हैं उसके कलेक्ट हो जाएंगे उस प्लेट के ऊपर, तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। हम करते नहीं हैं जनरली, कोई नहीं करता है ना, यूज़ हो जाता है क्योंकि वो या तो खुला हो तो गायब हो जाता है। तो बात ये है कि इनको भी आप रिवर्स कर सकते हो। ये जो सब्लिमेशन रिएक्शन है तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो ये थे सारे फिजिकल चेंज। अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल। केमिकल चेंज में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है बर्निंग। फिर चाहे कोई भी चीज़ बर्न हो रही हो, ठीक है, फिर चाहे कोई भी चीज़ बर्न हो रही हो, पेपर बर्न हो रहा हो, वुड बर्न हो रहा हो, या कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है बर्निंग ऑफ कैंडल। तो कैंडल एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल दोनों चेंज हो रहे हैं। बर्निंग को इसलिए बोला गया है फिजिकल केमिकल चेंज क्योंकि बर्निंग से पहले देखो, मान लो पेपर का एग्जांपल ले लो, एक पेपर था, आपने उसको जला दिया, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो? एक तो पहली बात रिवर्स नहीं होगा, दूसरा परमानेंट चेंज है, एक बार जला दिया क्योंकि रिवर्स नहीं होगा तो हो गया वो रिएक्शन, आप उसको रिवर्स कर ही नहीं सकते हो, तो परमानेंट चेंज हो गया। नया सब्सटेंस तो फॉर्म हो रहा है, उसमें क्या फॉर्म हो रहा है? एक तो ऐश, राख बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज़ हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना। तो वो क्या है? बर्निंग के प्रोडक्ट वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई, पेपर अलग है और बाकी जो प्रोडक्ट बने वो अलग हैं। तो बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, इट इज़ कंसिडर्ड एज केमिकल चेंज, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लग जाए अगर तो उसको भी केमिकल चेंज कहते हैं, है ना। एक बार जंग लग गया तो वो आयरन खराब है, आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। हाँ, थोड़े बहुत आप तरीके उसको घिस सकते हो, साफ़ कर सकते हो, लेकिन उसको जंग लग चुका है, वो फिर ठीक नहीं होगा, तो वो क्या है? एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये तो रही बात फिजिकल एंड केमिकल चेंज की। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब आ जाओ मेन टॉपिक पे, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस पे आ जाइए। सबसे पहले ये जान लो, सॉल्यूशंस आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलो सॉल्यूशंस पे आ जाइए। होमोजीनियस मिक्सचर, ये अच्छे से पढ़ना बाद में भी, ठीक है, क्योंकि एक बार देखने से आपको चीज़ें समझ तो आ रही हैं लेकिन आपको याद भी तो रखनी है ना चीज़ें, तो इसको दोबारा से पढ़ना पीडीएफ को। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जितने भी सॉल्यूशन हैं आपके वो मेनली होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पता है आपको किन किन से? सॉल्यूशन किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ये बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है ये, जिसमें जो सॉल्यूट है उसकी लेस कंसंट्रेशन होती है, जो सॉल्वेंट है उसकी वो मोर कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन में अगर देखा जाए, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो, अगेन शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन। तो इसमें जो सॉल्यूट है वो है शुगर और सॉल्वेंट क्या है इसमें? वाटर। अब ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट हैं, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैशियस में भी हो सकता है। तो इसलिए एग्जाम्पल भी बहुत सारे आएंगे जो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। इसमें एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, विनेगर। सबने देखा है ना, विनेगर यूज़ किया है अपने घरों में, सिरका जिसको बोलते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में। हाँ जी, विनेगर तो सभी ने यूज़ किया होगा। विनेगर, सिरका, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? इसमें होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है, साथ में होता है वाटर। ये तो हो गई कॉम्पोजिशन। अब इस कॉम्पोजिशन की परसेंटेज भी पूछ ली जाती है। तो 4 से 5% एसिटिक एसिड होता है, बाकी 95%, 4 से 5 नहीं, 5 से 8,
5 to 8% जो है इसमें क्या रहता है, एसिटिक एसिड रहता है, और रेस्ट जो है फिर वो वाटर रहेगा। तो विनेगर क्या है, एक सॉल्यूशन ही तो हुआ है ना, सॉल्यूशन ही हुआ ये। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन की, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन मतलब। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, मैंने अभी कहा आपको, सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। नंबर 2, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है। नंबर 3, गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, जैसा नाम वैसा काम, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी उसमें सॉलिड की है, और ज़्यादा क्वांटिटी अगर सॉलिड की है तो वो सॉल्यूट हुआ या सॉल्वेंट, बताओ वो सॉल्यूट हुआ या सॉल्वेंट हुआ। सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉलिड है वो क्या है, सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा, अभी बताया मैंने आपको, बताओ जल्दी। सॉल्यूट आंसर आ रहा है दोनों का, प्रवीण का भी और कृष्णा का भी। बाकी एस्पिरेंट आप भी तो सुन रहे हो ना, बताओ मुझे क्या लगता है, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड की कंसंट्रेशन है ज़्यादा, अपर्णा का आंसर भी सॉल्यूट है, सॉलिड की कंसंट्रेशन है ज़्यादा, और ज़्यादा जिसकी कंसंट्रेशन होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। शबनम का आंसर बिल्कुल सही आया है। अभी तो यहाँ तो लिखवाया है मोर कंसंट्रेशन, भूल गए आप एकदम, कोई बात नहीं, अब याद रखना, ठीक है। सॉलिड यहाँ पे सॉल्वेंट है। सिमिलरली लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट होगा, गैसियस सॉल्यूशन में गैस सॉल्वेंट होगी, और यहाँ पे तीनों में ही सॉल्यूट, तीनों में ही जो सॉल्यूट है वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। मतलब सॉलिड में सॉलिड भी मिक्स हो सकता है, सॉलिड में गैस भी मिक्स हो सकती है, सॉलिड में आपका लिक्विड भी मिक्स हो सकता है, ठीक है। और सेम केस रहेगा लिक्विड सॉल्यूशन में। हमें बस ये याद रखना है कि सॉल्वेंट कौन है, क्योंकि मिक्स तो कुछ भी हो सकता है फिर इनके साथ एज अ सॉल्यूट, ठीक है। अब इनके देख लो एग्जाम्पल जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। सबसे पहले हम सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करेंगे। मैंने आपको अभी कहा कि सॉलिड में सॉलिड भी मिक्स हो सकता है, लिक्विड भी मिक्स हो सकता है, गैस भी मिक्स हो सकती है। उस बेसिस पे देखो एग्जाम्पल, जब सॉलिड में सॉलिड मिक्स हो रहा है, मतलब सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, तो उसका एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन है एलॉयज, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है एलॉयज, ठीक है। तो एलॉय आपका सॉलिड सॉल्यूशन है। इसको तो आप आंख बंद करके भी आंसर कर सकते थे, है ना, साफ पता चल रहा है एलॉय आपका सॉलिड सॉल्यूशन के अंडर ही आएगा। सॉलिड ही तो सॉलिड स्टेट में तो होते हैं वो एलॉय। एग्जाम्पल देखो, जैसे स्टेनलेस स्टील सॉलिड सॉल्यूशन है, किस किस का मिक्सचर है वो भी देख लो। वैसे तो हम इसको आगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में एलॉय टॉपिक बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है तो यहाँ भी देख लो। स्टेनलेस स्टील की कॉम्पोजिशन आयरन, क्रोमियम, निकल, और कुछ अमाउंट में कार्बन भी होता है, ट्रेसिस में होता है लेकिन, और ये परसेंटेज भी ज़रूर याद रख लेना, कई बार एग्जाम में परसेंटेज भी पूछ ली जाती है। फिर दूसरा सिंपल स्टील, स्टेनलेस स्टील और सिंपल स्टील में तो आपको फ़र्क पता ही होगा, है ना। स्टील की बात करें, इसमें आयरन और कार्बन होता है। ब्रास की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में। ब्रास कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। ब्रॉन्ज आपका कॉपर और टिन का मिक्सचर है। जर्मन सिल्वर भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये। नाम तो है जर्मन सिल्वर, पर सिल्वर के कोई गुण इसमें नहीं है, इसमें कॉपर और जिंक और निकल होता है। शोल्डर PYQ है अगेन, लेड और टिन का मिक्सचर है। ये सारे अलॉयज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी, तो अब आपका काम है इनको अच्छे से याद करना, इनकी कॉम्पोजिशन, इनकी परसेंटेज, ठीक है। दूसरा लिक्विड इन सॉलिड मिक्सचर, ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट। अभी हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हाइड्रेटेड क्रिस्टल आएंगे सारे, जैसे कि ब्लू विट्रियोल, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इसका फॉर्मूला, ये भी आपका PYQ है, पर इनके फॉर्मूले में डिटेल में करवाऊंगी आपको आगे, फर्दर चैप्टर है ना आगे, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं उनमें मैं बताऊंगी। डेंटल अमालगम, जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं अमालगम,
मर्करी लिक्विड और सिल्वर सॉलिड उसमें रहता है, ठीक है। गैस इन सॉलिड में आ जाएगा गैस इज एडजॉर्ब्ड, एडजॉर्प्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ओवर द सरफेस ऑफ मेटल, जैसे कि निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम मेटल यूज़ करते हैं अंडर प्रेशर, ठीक है। कुछ टर्म भी यूज़ होती है इसके लिए, ये जो गैस एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर द सरफेस ऑफ मेटल, एक टर्म इसके लिए यूज़ होती है, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रही, स्किप हो गया है, पर वो चीज़ भी मैं आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में करवाऊंगी। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो जितना इन चार्ट्स में है। ये बात रही सॉलिड सॉल्यूशन की। अब आ जाओ लिक्विड सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे भी ये सॉल्यूट और ये लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट रहेगा। सबसे पहले है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब किसी लिक्विड में जब आप सॉलिड ऐड कर रहे हो, तो शुगर सॉलिड स्टेट है ना, शुगर, कॉमन सॉल्ट ये भी सॉलिड स्टेट में है, एंड अदर सॉल्ट्स वाटर में डिसॉल्व करना। टिंचर ऑफ आयोडीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिंचर ऑफ आयोडीन, जिनको मैं ऐसे ना ज़्यादा डार्क कर रही हूँ उनको तो ज़रूर याद कर लेना। ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है, और कौन सा, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम टिंचर ऑफ आयोडीन की बात करें तो इसमें आयोडीन प्लस अल्कोहल का मिक्सचर होता है ये, ठीक है। फिर आ जाओ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, टू मिसिबल लिक्विड, मतलब मिक्स होने वाले, जो मिक्स घुल जाते हैं एक दूसरे में उनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड, सच एज एसीटोन एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, विनेगर, ये क्या है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड, मतलब लिक्विड के अंदर गैस भरी हुई है। एरिएटेड ड्रिंक सबने पी हुई है, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, क्या होता है उनमें गैस फिल होती है लिक्विड में, है ना, ये तो एग्जाम्पल आपने खुद भी देखा होगा। तो एरिएटेड ड्रिंक्स क्या है, गैस इन लिक्विड, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है मेनली उनमें, ये भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में, काफ़ी पहले पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड आई थिंक 2018, 19 या 20 उस टाइम पूछा गया होगा। तो आपको अगर आ जाए कि एरिएटेड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, तो आप आंसर कर सकते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर आ जाओ गैसियस सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, सॉल्वेंट हमेशा गैस रहेगी। सबसे पहले किसी गैस में अगर सॉलिड को मिक्स करते हैं, जैसे कैम्फर इन एयर, आयोडीन इन एयर, कैम्फर सबने देखा है ना, कपूर सॉलिड स्टेट में होता है, जब एयर के साथ मिक्स हो जाए तो गैसियस सॉल्यूशन बना देगा। लिक्विड इन गैस, क्लाउड, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये पूछा गया है एग्जाम में, क्लाउड आपके गैसियस सॉल्यूशन है। फॉग, क्लाउड एंड फॉग, ये क्या है, गैसियस सॉल्यूशन है। वाटर ड्रॉप्स आर डिस्पर्स्ड इन गैसेस, ठीक है, जैसे गैस एयर में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि वाटर ड्रॉपलेट वहाँ पे ज़्यादा है, वेपर्स ज़्यादा है, तो एयर में अगर वाटर ड्रॉप ज़्यादा है या वाटर ड्रॉप प्रेजेंट है तो वो लिक्विड इन गैस का मिक्सचर हो गया। फिर है गैस इन गैस, तो एयर इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, अभी मैंने पहले भी बताया आपको, मिक्सचर ऑफ गैसेज ही है ये, तो ये क्या है, गैस इन गैस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्लियर हो गए सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, आपको याद करना ही है, बार बार देख लेना इसको 2-3 बार तो एटलीस्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ही की है, अगेन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन बेस्ड ऑन सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अभी हमने सिंपल पढ़ा कि अच्छा सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, अब हम देखेंगे कि सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के बेसिस पे कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। अभी तो और ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन मैं करवाऊंगी आपको। तो आपने याद रखना है सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बेसिस पे 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के सॉल्यूशन है आपके पास, नाम सुने होंगे आपने। कौन है 3 तरह, कौन कौन से 3? एक आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड तीसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें जो अभी मतलब सैचुरेशन पे इक्विलिब्रियम अटेन जिन्होंने नहीं किया है, मतलब और ज़्यादा हम उसमें सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऐड की जा सकती है, तो मतलब सॉल्यूट, मोर सॉल्यूट कैन बी एडिड टू सच सॉल्यूशन। जैसे शुगर और वाटर का एग्जांपल ले लो, पानी आपने लिया 1 गिलास, उसमें आप चीनी डाल रहे हो, घोल रहे हो, चीनी डाल रहे हो, घोल रहे हो,
मतलब जब तक वो पूरी तरह घुल नहीं जाती है, आप ऐड किए जा रहे हो, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी है और शुगर ऐड करने की, तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो हो गया जहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है या सैचुरेशन पॉइंट अटेन हो गया है, मतलब अब और चीनी नहीं जा सकती भाई, अब घुल ही नहीं रही है चीनी। अगर चीनी नहीं घुल रही है उसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है और उसमें और सॉल्यूट डालने की नीड नहीं है। नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडिड बिकॉज इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है, सैचुरेशन लेवल वहाँ पे पहुँच चुके हैं वहाँ तक। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल कर दें, ठंडा कर दें और उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया जा सकता हो, तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, जिसमें सैचुरेशन आ चुकी है, जिसमें ये प्रूव हो चुका है कि अब और शुगर आप ऐड नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी चांसेस हैं, आप क्या करोगे, उसको कूल करोगे, उस सॉल्यूशन को ठंडा कर दिया और ज़्यादा वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिर शुगर ऐड कर सकते हो, और उस सॉल्यूशन को बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसका एग्जाम्पल आपने याद रखना है भाई, इसमें आता है हनी, एक तो एग्जाम्पल हनी, दूसरा सोडियम एसीटेट, हनी एंड सोडियम एसीटेट, ये दोनों एग्जाम्पल है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हो। कैसे, इसको कैसे बना सकते हो, हीट करके। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सकता है कूल करके, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब आप किसी पानी में मान लो आप चीनी ऐड किए जा रहे हो, ठीक है, तो एक लेवल आएगा कि थोड़ा उसमें मतलब चीनी और ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, उसको अगर कूल डाउन कर लोगे तो और ऐड कर सकते हो। तो यही है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोलो क्लियर हुआ ये? वैसे आज तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है डेफिनेशन आपको पूछ ली जाए, अभी तक आया नहीं है यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन पता होनी चाहिए चीज़ें। चलो बताओ, इतना क्लियर हो गया? इसके बाद एक टॉपिक बचता है ना हमारा, उसके बाद हम फिर जितने हमने आज टॉपिक किए हैं इनके मैं आपको MCQs करवा दूंगी लास्ट में। चलो समझ आ रहा है सबको? तो एक ही टॉपिक बचता है अब जो मैं डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम फिर जितने हमने टॉपिक किए उनके MCQs, बाकी जितने रेस्ट टॉपिक और बचते हैं हमारे वो मैं कल कंटिन्यू करूंगी, और कल ही फिर पूरी क्लास के MCQs भी डिस्कस करे जाएंगे, ठीक है। तो अब जो टॉपिक है, अच्छा सॉल्युबिलिटी, 2 टॉपिक बच गए हैं अभी भी, देखते हैं दूसरा वाला करवाती हूँ, अदरवाइज उसको मैं फिर कल ही कंटिन्यू करूँगी, अगर टाइम बचता है तो कर लेंगे हम। तो 2 टॉपिक है, मुझे ये वाला टॉपिक याद नहीं था, ये भी है तो ये भी कर लेंगे, टाइम बचता है तो नेक्स्ट वाला भी कर लेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, अभी हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ही बात कर रहे थे ना, कि किस तरीके से सॉल्यूबल है वो किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूट सॉल्यूबल होना चाहिए ना, तो वही चीज़ हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे सॉलिड्स की इन लिक्विड, सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी देखेंगे इन लिक्विड। एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो शुगर और वाटर, मतलब शुगर और वाटर को दिमाग में रख के चलना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, मतलब किसी लिक्विड में जब आप सॉलिड ऐड करते हो तो सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, सॉल्युबिलिटी पे किन किन चीज़ों का असर पड़ता है। तो सबसे पहला असर पड़ता है टेम्परेचर का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बताओ मुझे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा, कल पहली क्लास में भी हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज और डिक्रीज, सोचो ज़रा। सॉल्युबिलिटी, नीना का आंसर आ चुका है, हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी। अपर्णा ने भी इंक्रीज कहा है, और एस्पेरेंट कोई बोलना चाहेगा? बिल्कुल सही आंसर है वैसे आपका, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। चीनी अगर गर्म पानी में इजीली घुल जाएगी एज़ कम्पेयर टू ठंडे पानी में, बिल्कुल ठीक परवीन, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड, पर किस केस में, सॉलिड इन लिक्विड के केस में।
दूसरा प्रेशर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो याद रखना कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यहाँ पे जब आप सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड मिक्स कर रहे हो, ठीक है। दूसरा केस आता है, अब इसको ध्यान से सुनना। सॉल्युबिलिटी किस केस में देखेंगे अब हम, गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, मतलब किसी गैस को जब आप लिक्विड में मिक्स कर रहे हो, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड में देखना, थोड़ा सा यहाँ पे केस चेंज हो जाएगा। जैसे अगर टेम्परेचर की बात करें, गैस के केस में जब आप गैस को मिक्स कर रहे हो तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, लेकिन सॉलिड की इंक्रीज की थी, ये भी याद रखना। तो गैसेस के केस में टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये पॉइंट आपको अब याद रखना है। सिंपल अगर लिखा है एग्जाम में सॉल्युबिलिटी, वहां पे नहीं बोला है गैस इन सॉलिड या लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉरी, तब आप हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आंसर करना अगर वहां मेंशन नहीं किया गया। लेकिन अगर वहां मेंशन किया गया है कि सॉलिड इन लिक्विड के केस में बताओ या गैस इन लिक्विड के केस में बताओ, तब आपको फिर अकॉर्डिंग टू दैट आंसर करना है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया। अब इसमें एग्जाम्पल देखो, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं ना, क्यों ऐसा हुआ। आ रहा है क्वेश्चन दिमाग में? एग्जाम्पल ले लो पानी का। पानी को जब आप बॉईल करते हो, खाली पानी, ठीक है, पतीले में आपने पानी ले लिया है, आप उसको बॉईल कर रहे हो, मतलब वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वहां पे। तो पानी के बॉईल करने पे पानी में कौन सी गैस है, मेनली ऑक्सीजन की बात मैं कर रही हूँ, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वहां पे डिक्रीज हो रही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वहां पे डिक्रीज हो रही है, बबल आउट हो जाती है, बबल्स के फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में वहां से अलग हो जाएंगे, पानी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये तो कॉमन सा एग्जांपल है, समझ आ रहा है क्यों गैस इन लिक्विड के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर एंड सॉलिड सॉल्युबिलिटी, सॉरी। क्लियर हुआ इस एग्जांपल के साथ? पानी को बॉईल करने पे H2 और O2 अलग हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है? बताओ, पहला पॉइंट क्लियर हुआ टेम्परेचर वाला? बताओ बताओ जल्दी। नहीं क्लियर हुआ है तो आई विल रिपीट करना है तो वो भी बता दो। रिपीट कर दूं? ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा ना। देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है गैस इन लिक्विड के केस में। मतलब किसी गैस को आपने किसी लिक्विड में डाला, ये गैस डाली किसी लिक्विड में, ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। क्यों? ये देखो एग्जांपल, पानी को जब आप बॉईल करते हो, ये है पानी, इसको कर रहे हो आप बॉईल, ठीक है, इसको क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो। जब आप बॉईल करते हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन बबल आउट हो जाती है, निकल जाती है। ज्यादा बॉईल करोगे पानी गायब नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाता है पानी? क्यों हो रहा है वैसा? क्योंकि अलग हो जा रहे हैं, H2O अलग हो जा रहा है, वो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी वहां पे, जब वेपर्स के फॉर्म में वो चला जाएगा ऊपर, तो वहां पे ऑक्सीजन सेपरेट हो जा रही है, ठीक है। बस यही तो है, ऑक्सीजन जैसे ही निकली तो गैस वहां से आउट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो जा रहा है, याद रखना है, सॉल्युबिलिटी कम हो जा रही है। अब आ जाओ प्रेशर पे। हमने देखा सॉलिड इन लिक्विड के केस में तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रेशर के केस में क्या हो रहा है, अब सॉरी, गैस इन लिक्विड के केस में प्रेशर का क्या हो रहा है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। अब ये भी अगेन आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं याद रहेगा, नहीं समझ आएगा कि क्या बोला जा रहा है। तो आपने सभी ने कोल्ड ड्रिंक पिए हैं, बॉटल वाला,
खुला गिलास में नहीं, बॉटल सबने ली होगी कभी ना कभी कोल्ड ड्रिंक की, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, हर चीज ली होगी। मान लो सील्ड है वो, ये कोई जूस की बॉटल है कुछ इस तरीके से, ये अभी सील्ड है, जैसे ही आप इसका ढक्कन निकालते हो सिस की आवाज आती है कि नहीं आती है? जब ढक्कन बंद है तो पूरा प्रेशर है इसमें, ढक्कन बंद होने पे प्रेशर है यहाँ पे, पर जैसे ही आपने ढक्कन खोला, ओपन कर दी कैप, प्रेशर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर रिलीज हुआ तो आपकी गैस बाहर निकल जाएगी। क्या होगा प्रेशर रिलीज होने से? गैस विल कम आउट। क्या पता चल रहा है इससे? प्रेशर कम हुआ, सॉल्युबिलिटी कम हुई। प्रेशर ज़्यादा था तो गैस सॉल्यूबल थी आपके कोल्ड ड्रिंक में। समझ आया प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट कि प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। जब तक उस बॉटल में प्रेशर है तब तक गैस उसमें मिक्स है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब तक ढक्कन लगा है, प्रेशर वहाँ पे पूरा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कोल्ड ड्रिंक में मिक्स है, लेकिन जैसे ही आपने कैप ओपन कर दी, प्रेशर रिलीज हुआ, मतलब प्रेशर कम हो गया, तो सॉल्युबिलिटी कम होने पर सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी और गैस वहाँ से बाहर निकल जाएगी। चलो ये तो हो गया आपको क्लियर। 42 हो गए हैं, तो आई थिंक क्या करें, कर ले नेक्स्ट टॉपिक या कल करना है? बताओ, आप बताओ कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें, टॉपिक कर लें नेक्स्ट या एमसीक्यू प्रैक्टिस करें? क्योंकि टाइम भी होने वाला है ना। सभी बच्चे बोलो, वैसे तो एमसीक्यूज के लिए ही बोल रहे हैं। हाँ जी, टॉपिक देखो, टॉपिक तो मैं कल भी करवा लूँगी आपको, फिर एमसीक्यूज रह जाते हैं, फिर वो आपको खुद करने पड़ेंगे। एमसीक्यूज ज़्यादा वोट एमसीक्यू के लिए, चलो एमसीक्यू कर लेते हैं, इस टॉपिक को कल कर लेंगे, है ना। इसके साथ एक दो टॉपिक और बचते हैं, वो भी मैं कल ही करवाऊंगी। आ जाओ एमसीक्यूज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर? सैंड एंड वाटर, टिंचर ऑफ आयोडीन, मिल्क, ब्लड। होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा है इसमें से? ऑप्शन सी, ऑप्शन 1, आराम से करो। ऑप्शन ए, सभी ऑप्शन ए बोल रहे हो। सैंड एंड वाटर, ये तो मैंने हिटेरोजेनस मिक्सचर बताया हुआ है आपको। सैंड एंड वाटर, ये तो हिटेरोजेनस मिक्सचर है भाई, सोच लो अभी भी। थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन भी गड़बड़ लग रहा है ये, एक सेकंड में चेक कर लेते हैं इसको। सैंड एंड वाटर तो आंसर होगा ही नहीं ना, सैंड एंड वाटर तो होमोजेनियस मिक्सचर है। चलो देखो, सैंड एंड वाटर आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस है। मिल्क भी आप, सॉरी होमोजेनियस बोल रही हूँ मैं, हिटेरोजेनस है ये, हिटेरोजेनस है ये। मिल्क भी आपका हिटेरोजेनस मिक्सचर है, ब्लड भी आपका हिटेरोजेनस मिक्सचर है। तो ओनली ऑप्शन जो बचती है ना वो टिंचर ऑफ आयोडीन है। इसको मेरे को चेक करने दो, टिंचर ऑफ आयोडीन कैसा सॉल्यूशन है, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि यही ऑप्शन ऑड वन है, तो यही हो सकता है आंसर। होमोजीनियस है भाई ये, ट्रू सॉल्यूशन है ये। सॉल्यूशन तो चलो मैं कल बताऊंगी ना आपको। यस, बी इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय कंपोज्ड ऑफ आयरन अलोंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट? स्टेनलेस स्टील की कॉम्पोजिशन मैंने अभी आपको बताई थी, तो उसमें एक तो था आयरन, और उसके साथ साथ कौन थे? क्रोमियम एंड निकल, जिंक एंड कॉपर, कार्बन एंड लेड, टिन एंड निकल। नीना का आंसर आ गया है, बाकी एस्पेरेंट क्या लगता है आपको?
चलो अभी आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है तो ऑब्वियसली आप एकदम से आंसर भी नहीं कर पाओगे, पर फिर भी जो आपको लगता है आप आंसर कर सकते हो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, क्रोमियम एंड निकल, बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इज कैटेगराइज्ड अंडर विच टाइप ऑफ चेंज? कैसा चेंज है ये? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, इरिवर्सिबल, बायोलॉजिकल? ये तो हमने किया हुआ है अच्छे से, बताओ कैसा चेंज है ये? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फिजिकल चेंज। शुभम कुमार आपका आंसर गलत है, और किसका है गलत? अपर्णा आपका भी गलत है, आप इरिवर्सिबल बोल रहे हो। भाई फिजिकल चेंज है, मैंने दिया तो था आपको एग्जांपल कि कैम्फर जब आप ओपन रखोगे उसके ऊपर प्लेट लगा दो, एक कलेक्ट हो जाएगा वो कैम्फर पेपर के फॉर्म में वहां पे, ठीक है। ये लैब में होती है ये चीज, हम अपने रूम में नहीं कर सकते ये, ठीक है, वो साइड से निकल जाएगा, लेकिन वो फिजिकल चेंज में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व फिजिकल चेंज, ओनली केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, नीदर फिजिकल नॉर केमिकल? अब ध्यान से सुनो भाई, बर्निंग लिखा है, मेल्टिंग नहीं लिखा है यहाँ पे, मेल्टिंग ऑफ वैक्स नहीं है, बर्निंग ऑफ कैंडल है। देखो यही तो गलती हो जाती है, आता आपको सब कुछ है लेकिन जल्दी जल्दी में कर दिया आपने ऑप्शन सी। बोथ वाले गलत हैं, ओनली केमिकल चेंज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओनली केमिकल चेंज है ये, सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज। अगर यहाँ पे मेल्टिंग लिखा होता, मेल्टिंग भी लिखा होता तब ऑप्शन सी होता, और अगर यहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता कि कैंडल में कौन कौन से चेंज पॉसिबल हैं, तब आप फिजिकल और केमिकल दोनों लिख सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। नेक्स्ट है डेंटल अमालगम इज अ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन कंटेनिंग। क्या क्या होता है डेंटल अमालगम में? देखो अमालगम जो टर्म है ना, ये ऐसे अलॉय के लिए यूज करते हैं जिसमें एक तो मरकरी होगा, एक चीज तो मरकरी होगी ही होगी। तो नहीं, बर्निंग एंड मेल्टिंग अलग प्रोसेस हो जाती है। आप खुद सोचो, वैक्स को आप कलेक्ट कर सकते हो भाई, जैसे आप कैंडल बर्न कर रहे हो तो साइड साइड से वैक्स गिरता है, उसको आप कलेक्ट कर सकते हो। नहीं, बोथ इन दैट सेंस आप नहीं ले सकते हो भाई, ध्यान से सुन लो, ये कंफ्यूजन होता है काफ़ी एस्पिरेंट को। बर्निंग एंड मेल्टिंग, कैंडल को छोड़ो अभी, बर्निंग और मेल्टिंग का सोचो। बर्निंग में क्या हो रहा है, कोई चीज़ बर्न हो रही है, मेल्टिंग में कोई चीज़ मेल्ट ही हो रही है भाई, आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या केमिकल चेंज हो रहा है? आइस मेल्ट होके क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है। मेल्ट होके कोई भी चीज़ मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, और बर्निंग में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। बर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, बर्निंग में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, और इन फ्यू ट्रेसेस वाटर भी रिलीज होता है, वाटर वेपर। तो बर्निंग और मेल्टिंग डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अब कैंडल पे आ जाओ, कैंडल की बर्निंग का मतलब है क्या, जो वहाँ पे जल रही है आग, तो वो आग जब 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 भी लगेगी ना, वो केमिकल चेंज ही होता है, उसमें स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एनर्जी निकलेगी। कभी भी आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन मेल्टिंग को आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। वैक्स की मेल्टिंग हो रही है वहां पे। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीजें, ये दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। फिफ्थ का आंसर बोल रहे हो आप बी, मर्करी लिक्विड एंड सिल्वर सॉलिड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड? व्हाट हैपेंस टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, बी ऑप्शन, डिक्रीज करती है ना। और यही अगर आपको सॉलिड इन लिक्विड आ जाता तो आप इंक्रीज कर देते आंसर। नेक्स्ट है एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग CO2 इन वाटर अंडर हाई प्रेशर, दिस डेमोन्स्ट्रेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ, क्या चीज पता चल रही है, क्या चीज मिक्स हो रही है, सिंपल पूछा गया है। यस, गैस इन लिक्विड। ये वाला नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम कल करेंगे तो इसका MCQ रहने देते हैं। इससे नेक्स्ट मुझे लगता है नेक्स्ट जो टॉपिक हमने करना था उसी के MCQs हैं ये सारे।
देखो ये सारे एमसीक्यूज नेक्स्ट टॉपिक के हैं, तो इनको हम कल डिस्कस करेंगे अब सारे एमसीक्यूज, ठीक है। और कल फिर आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज भी हम कल ही डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आई होंगी चीजें। फिर भी कोई डाउट रहेगा इसके बाद भी तो आप पूछ सकते हो। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।